अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। बहुत ही मीठी ईद सारों को मुबारक। एवरीबडी हु इज सेलिब्रेटिंग हियर इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, एक और बात हमने आपसे करनी है कि आज आपने ये वादा करना है अपने आप से, हमसे, कि आज हम जरा कुछ गैर सियासी, थोड़े से गैर सियासी रहेंगे। ये बहुत मुश्किल बात है। हाँ, हम ना पुराने पाकिस्तान की बात करेंगे, हम ना नए पाकिस्तान की बात करेंगे। अगर हमें बात करनी है तो हम अपने प्यारे, हम सब के पाकिस्तान की बात कर लेंगे। लेटेस्ट वो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जो अब ऑलमोस्ट फड्डों में तब्दील हो चुके हैं। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, वो फड्डों में तब्दील हो चुके हैं, ऐसा ही है। और वो फड्डे जो हैं उनका जिक्र भी करते रहते हैं। मीठा खाएं, चाय पिएं, चिल करें यार, क्योंकि और हमारे पास मेहमान भी ऐसे ही हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि मूड कुछ चिल सा हो गया है। हाँ, तो फिर टर्मिनोलॉजी भी जो हम बड़े हो रहे थे ना, तो ऐसा इनमें से कुछ हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। सो वी हैव द ब्रेन्स बिहाइंड एंड द कास्ट, सम ऑफ द कास्ट, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी है, ऑफ द मूवी जो कि आज ही रिलीज हुई है, मनी बैक गारंटी। Yes. चांद रात को ये आज हुई है, पता नहीं, पूछ लेते हैं। हमारे साथ है मानी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फैसल कुरैशी साहब। मतलब इनका काम हम देख के ये तो कैप्टन ऑफ द शिप है ना, मतलब इन्हीं की तो मूवी है। हाँ, तो बड़े भी हुए हैं, डायरेक्टर ऑफ द मूवी। हमारे साथ हैं हमारे प्यारे दोस्त, स्टैंड अप कॉमेडियन, अदाकार, होस्ट, मिमिक आर्टिस्ट। हाँ, मिमिक ऑल्सो बहुत चीजें इस फिल्म पे बहुत सारा इनका सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। शायान खान जिस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखा रहे हैं। एंड शायान इससे पहले भी एक फिल्म बना चुके हैं और अदाकारी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। कैप्टन ऑफ द शिप से ही हम स्टार्ट करेंगे। फैसल, आप ही से पूछेंगे। अब नाउ वी नो कि ये मूवी के बारे में हम कुछ सालों से सुन रहे हैं, तो मूवी आ रही है अब, व्हाट हैपेंड? 2019 में हमने शूटिंग इसकी ख़त्म कर ली थी, एंड बाय द एंड ऑफ 2019, और उसके बाद फिर कोविड आ गया तो सब ठंडे हो गए। हाँ। भी ठंडे हो गए। उस वक्त बड़ी गर्मजोशी से हो रहा था कि नेक्स्ट ईयर, मतलब 2020 में हमारा प्लान था कि हम रिलीज कर देंगे। राइट। इवन फिल्म में जो कुछ जगह टैक्स है उसमें मैंने 2020 लिखा हुआ था, फिर पोस्ट में मैंने उसको 23 किया। मतलब 2020 के बाद तो 23 में तो 23 में, हाँ, तो फिर वो कुछ पता नहीं था कोविड का, तो सब चीजें रुकी हुई थी। तो रेलेवेंट मटेरियल होगा अभी भी, कभी भी जी? अनफॉर्चुनेटली जी। अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ी गहरी बात है। तो व्हाट वुड यू टर्म इट एज? इज इट पॉलिटिकल सैटायर, कॉमेडी? इट इज अ पॉलिटिकल सैटायर, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस, बट सब कुछ है। मनी बैक गारंटी है ना, जो जाएगा थिएटर उसको गारंटी, जी, उसको एंटरटेनमेंट की फॉर्म में एंटरटेनमेंट की गारंटी है। बल्कि एक चीज और है जो हमने टेस्ट पे कुछ लोगों को जो दिखाई है, तो जब दूसरी बार लोग देखते हैं उनको ज्यादा मजा आता है उस फिल्म को। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, वो मतलब जो भी देखता है वो कहता है हमें ज्यादा, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा डिटेल और छोटी छोटी चीजें हैं कि जब आप पहली दफा देख लेते हैं तो आपको वैसे एक ओवरऑल मजा आता है, फिर आप कहते हैं कि अच्छा ये भी था इसमें, ये भी था, ये भी था, तो सेकंड टाइम आप। सो फैसल भाई का ये पहला वेंचर है एज द डायरेक्टर ऑफ अ फीचर फिल्म। सो हम इनके तजर्बे पे भी बात करेंगे, लेकिन मानी, आपको पता ही है कि हमेशा एंटरटेन करते रहे लोगों को, तो बस इन्होंने कॉल किया और आप मान गए, या आपने जहमत की कि हाँ यार स्क्रिप्ट बता दें, रोल बता दें? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, स्क्रिप्ट बता दें, रोल बता दें। कहाँ 8 फिल्में बनती हैं, रोल तो 6 फिल्मों में हम होते हैं। पाकिस्तान में जो ये बंदा यहाँ बैठ के ये बात कर रहा है ना, वो झूठा है सबसे बड़ा, क्योंकि स्क्रिप्ट बनते ही 6-8 हैं और फैसल कुरैशी को मना नहीं कर सकते। इनके साथ तो मैंने कोई आधी जिंदगी में बड़ा हूँ, काम करते हुए, क्योंकि आप देखते हुए बड़े हुए, मैंने काम करते हुए बड़ा हूँ, तो बेसिकली ना नहीं कर सकते थे। और रोल उन्होंने बड़ा मजे का मुझे दिया। बल्कि इसको स्क्रिप्ट बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये शायद शुरू के 1-2 लोगों में से था। जब मुझे आइडिया आया तो मैंने इससे कहा कि मैं इस पे बना रहा हूँ, तो इसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि तुम इसमें ये कर लेना, तो उसने कहा अच्छा। तो ये तो हमारी शुरू में ही एक डील हो गई थी। बट अब हमने सुना था कि चेंज हो गया निजाम के, अब एक्चुअली ऑडिशंस भी होते हैं, और बहुत से अदाकारों ने हमें बताया आके कि उन्हें हम लोग पर्ची पे लोगों को रखते हैं। पर्ची सिस्टम चल रहा है, रिश्तेदारियां, दोस्तियां। नहीं, लेकिन अच्छा, इस फिल्म में मैं से पहले बहुत लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग
इस फिल्म में जो थे, जो मैंने कास्ट भी किया, और वैसे भी वो नए थे जिनके साथ मैंने पहले नहीं किया। बहुत कम लोग थे जिनके साथ मैं, जैसे शफात के साथ मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा, आपने काम नहीं किया हुआ था, वरना फेसेस तो इतने फेमिलियर एंड द बिगेस्ट नेम्स। हाँ, बट मैंने काम बस मीकाल के साथ किया हुआ था, या इवन शायान के साथ भी पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो इस तरह ज्यादातर लोगों के साथ मैंने काम। तो मानी वाज ऑलरेडी विद यू। शफात कब एंटर हुए प्रोजेक्ट में? शफात का जो कैरेक्टर था ना, वो कोई और था ही नहीं, इसने मना करना था, तो वो स्क्रिप्ट से निकाल। शफात प्लेइंग शफात टेल अस। मैं इस फिल्म में एंटर होता हूँ 2017 के एंड में। मुझे एक दिन फैसल भाई को कॉल करते हैं कि यार जरा बैठते हैं आपके साथ। कितने पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, अभी फिल्म बनने में 1.5-2 साल बाकी हैं, बल्कि ज़्यादा। तो उन्होंने, मैं गया और ये हम आपस में बैठ के चल कर, मेरी भी इनसे कोई इतनी ज़्यादा बेतकल्लफ़ी नहीं थी, इक्का दुक्का कहीं मुलाकात हुई। वो अभी भी नहीं है। अच्छा वो अभी भी नहीं है, दैट ट्रू। और अच्छा, मुझे लगा कि जितनी आम गुफ्तगू में चल रहे हैं, ये डायरेक्टर बन के भी इतने ही चलोगे। भाई डायरेक्टर बनके तो इस बंदे का रूप ही बदला हुआ था, तेवर ही बदल गए। ओहो, आपकी सोच है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, इस बंदे ने लंबाइयाँ नहीं डाली। जो फिल्म जितने अरसे में कहा था कि यार मेरे इतने दिन का काम है, वो उतने ही दिन। बड़ा शार्प एंड प्रिसाइज है, मुझे बड़ा मजा आया काम करने को। और सबसे अच्छी बात, ये पैसे पहले मिल गए थे, तो ये एक बेस्ट। यार ये क्या होता है यार, ये बेस्ट चीज थी। इस पर हम सब खुल के बात करते हैं, ये कैसे होता है। ये पाकिस्तान में पहली बार यही हुआ, क्योंकि मैं इसी दौरान मैंने कुछ 4-5 फिल्में कर ली, लेकिन इस फिल्म के पैसे सबसे पहले मिल गए। सबसे पहले। अच्छा, अब ये सारी कॉन्वर्सेशन है एक शख्स की तरफ हमें मोड़ती है। तो शायान इज जिसके बड़े स्टेक्स हैं, द प्रोड्यूसर ऑब्वियसली ऑफ द फिल्म एंड आल्सो एक्टिंग इन द फिल्म। तो आप कब आए और कैसे मुलाकात हुई, ये सब कुछ कैसे हुआ? मेरी और फैसल की मुलाकात मिकाल ने कराई थी, और उससे पहले मैं और मिकाल बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिले, बहुत सारी स्क्रिप्ट। मानी भाई ने बोला लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सच यही है कि हम अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, क्योंकि बगैर अच्छी स्क्रिप्ट के आप अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो मिकाल ने मुझे बोला, एक रात थी कि मैं जाने वाला था, 2:45 AM की मेरी फ़्लाइट थी, तो मिकाल ने बोला फैसल से मिल लो आके। मैंने बोला यार तुमने इतने लोगों से मिलाया, कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे ही दिमाग बंद हो गया, अभी क्या करेंगे। तो बोलते नहीं इससे मिलो, बड़ा टैलेंटेड आदमी है ये वो। तो फिर मुझे नहीं मालूम था कि फैसल एक्चुअली यूफोन के एड्स लिखते थे। हालांकि मैंने यूफोन के एड्स देखे थे, उसी तरह मैंने शायान यू मस्ट बी द ओनली वन जिनको नहीं पता था, मतलब कि हां एग्जैक्टली, ये तो बाहर से मैंने ऐड देखे हुए थे ऑब्वियसली, बट आई डिडंट नो ही वाज द राइटर। अच्छा, तो जब मैं मिला फैसल से पहले, तो इन्होंने बोला नहीं यार ये फिल्म मैंने कमिट की हुई है किसी को, ये वाली मैं नहीं बता। मैं बोला भाई आप स्टोरी तो बता दें, मैं अपनी फ़्लाइट छोड़ के आया हूँ, कुछ तो बताएं। तो जब इन्होंने स्टोरी बताना शुरू की 15 मिनट में, मैंने बोला वाह। फिर मुझे पता चल गया कि मिकाल जो कह रहा था इस बंदे के बारे में वो सच है। तो फिर आपने तो इन्हें मनाना था। अब मैंने इनको मनाना था, और तो अब मैंने और जो भी था उसको कटाना था, प्रोड्यूसर को कटाना था। हाँ, तो मैंने इनको बोला ना कि उसको नहीं, वो कट गया था। आज रात की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वो कट गया था, बट मैं इसको कह रहा था, मैं आप भरम करा रहे हैं। मैंने कहा मुर्गा निकलना चाहिए। जब शुरू में फैसल भाई ने जब शुरू में फिल्म मुझे बताई, मेरा पहला रिएक्शन था फैसल भाई नहीं बन सकती है फिल्म, अगर बन भी जाएगी सेंसर इतना रुलाएगा, ये बन नहीं सकती, मत जाया कर इस पे एफर्ट। और उसके बाद फैसल भाई ने नहीं अब करेंगे। फिर जब 1.5 साल बाद फैसल भाई ने कहा भाई यहाँ अब डेट सही, मैंने कहा अच्छा वाकई बना रहे, अच्छा फिर भी सेंसर में फंसेंगे जाके, कोई टेंशन नहीं। बन गई, बनने के बाद अच्छा वो बनने में भी जो सामने का, अब वो जो लाइनें हमने सोची हुई थी वही लाइनें जब वसीम अकरम और फवाद खान और मानी और गौहर और ये लोग कह रहे थे, मैंने कहा यार ये लाइनों में बहुत ज्यादा वजन आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं बनेगी। जब इंडस्ट्री लाहौर बेस्ड थी ना, लॉलीवुड जिसे कहते हैं, अब तो हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो वहाँ बहुत होता था जब ज़्यादा मल्टीपल स्टार मूवी होती थी कि इसकी 4 लाइनें और मेरी 2 हैं, मल्टीपल स्टार मूवी ही होती थी, या फिर इसके 2 गाने क्यों हैं और मेरा 1 गाना है। तो आप लोगों पे ऐसे कोई मसले होते हैं आज के ज़माने में भी कि यार उसका ज़्यादा 2 गाने हैं और हम उसमें हैं, हम तो सेटल हैं। आप एक गाने में, मैं एक गाने में सॉरी यार, लेकिन मैं जिस गाने में हूँ वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा गाना है। और बोले ये कौन सा गाना है, ये बताएं इस बारे में। ये देखिए सारी बातें यहाँ हमने बता दी, सिनेमा कौन जाएगा देख लेंगे लोग, अब तो लग गई है यार, सब बता दें। विजुअली महंगा है, वैसे नहीं है, एक्चुअल नहीं है, बट विजुअली महंगा है। बट किसने किया म्यूजिक? हमें महंगा म्यूजिक शानी हैदर ने किया उसका, और दूसरा जो गाना जो
पहला है फिल्म में वो असफर नहीं है। सही। अच्छा आई हैव टू आस्क दिस बिकॉज़ आई एम सॉरी अभी तक इस बात की समझ नहीं आई, बात से तो लोग देख भी रहे हैं, अलग होते हैं वैसे मैंने देखा। अब बताएं कि आपने किस तरह कन्विंस किया पीपल लाइक वसीम अकरम, शनेरा अकरम, फवाद खान, मतलब ये सारे, उसके अलावा गौहर रशीद, मतलब जितने नाम शायद मैं भी भूल रही हूँ, फॉर ऑल ऑफ देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा आपने अच्छा सवाल किया और बड़ा मुश्किल था ये। जब मैं गया वसीम अकरम के घर और फिर मैंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ओके मैं कर रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल था, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल। तो उन्होंने कहा कर रहा हूँ, फिर मैंने उनको कहा ये तो उन्होंने कहा अच्छा कर ही रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा काम किया हुआ है पहले, कुछ कमर्शियल्स में भी, उसमें भी, तो वो हमेशा कहते हैं कि ठीक है, उनको थोड़ा सा एक भरोसा है। अच्छा, आपके दोस्त जितने भी पुराने हों, आप जब वो स्टार होते हैं ना तो वो ज़रूर थोड़ा सा करते हैं कि हाँ ठीक है दोस्त तो है, लेकिन फिर भी अपना, जैसे फॉर इंस्टेंस फवाद खान ऑब्वियसली इज़ अ ग्लोबल स्टार, तो ये मनी बैक गारंटी से एसोसिएट कैसे हुए? क्योंकि इससे पहले भी ऑप्शंस थी, ही नेवर ऑप्टेड फॉर अ पाकिस्तानी फिल्म, अब उनकी मौला जट के बाद वो बड़े पिकी हैं, इसीलिए तो कैसे फवाद खान कैसे उनको ऐसे मान गए? नहीं, उनका जो पहला मौला जट थी वो शूट हो चुकी थी उस वक्त, तो मुझे था कि एक कैरेक्टर वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट मैं सोच रहा था कि फवाद करे, तो फिर मैंने फवाद को भेजा स्क्रिप्ट, तो वो कह रहे हाँ बिल्कुल बताएं मुझे क्या है ये वो, तो फिर मैंने उनको भेजा तो वो गायब हो गए, खामोश हो गए और हो गया। तो मैंने भी कहा कि मैं जोर नहीं लेता, बेइज्जती होगी अगर मना कर दिया तो मैं काफ़ी, फिर मैंने एक आध महीने बाद किया तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं ये वाला रोल नहीं करूँ, मैं ये करूँ जो एक और था जो कि बहुत, ये तो मेन प्रोटैगनिस्ट थे बट एक छोटा रोल था जो कह रहे थे कि मुझे ये वाला करना, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने सोचा उस पर, तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है, वैसे तो मैंने उस पर इतना नहीं सोचा। फिर हमने उसको डिज़ाइन किया दोबारा फवाद के हिसाब से, अच्छा। थोड़ा फैलाया, ये किया, उसकी हाँ प्रॉपर एंडिंग, ये वो, उसको वेट दिया, ज़्यादा वेट दिया, वेट था उसका पहले भी, लेकिन वो किया, और जो वो कर रहा था उसको प्रोटैगनिस्ट का रोल दे दिया, जो रोल में वो कर रहा था, तो वो अभी तक खुशी से नाचता है कि मुझे तो मेन प्रोटैगनिस्ट में मैं आ गया जो कि था मरहूम और फिर ये वाला रोल मैंने उसका लिखा और फवाद ने जो परफॉर्म किया वो किया है, बट वो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ वो तो खैर हमें तो ट्रेलर्स वगैरह हमने देखे हैं, जो लोग नहीं कर सके इस फिल्म को, क्योंकि मैं फैसल कुरैशी तो मिलते ही हैं हमसे, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होती है कहीं कभी, मुझे भी 3-4 दिन पहले कुछ जहाज़ में मिला और उसने कहा यार मैंने मिस कर दिया वो रोल यार, काश के मैं शादी आगे पीछे कर लेता अपनी शादी लेकिन वो रोल उसने करना था और वो नहीं कर पाया, फिर वो किसी और ने किया, वो उसने बहुत ज्यादा अच्छा किया जिसने किया। लेकिन जॉन रैम्बो ने एक वो भी उनको लगा कि उन्होंने कहा यार मैं बड़ा सैटिस्फाइड हूं। अच्छा, वी नीड टू नो मोर अबाउट द मूवी, यही हमारा काम है कि यू शुड नीड टू नो मोर, जितना हम बोले। बिल्कुल, अभी हमने जॉन रैम्बो का नाम लेकर और क्यूरियस करते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली उनके भी कब से ही फैन है। वैसे तो मूवी लग चुकी है तो आप जाके देख भी सकते हैं, लेकिन जरा और सुन लें कि क्या व्हाट वेंट बिहाइंड यू नो द सीन। अच्छा जी, बहुत सी बातें हो रही हैं। वी हैव फैसल, शायान, मानी, शफात फ्रॉम मनी बैक गारंटी, और जितनी हम बातें करते हैं हमें पता चलता है और कौन कौन है। बहुत से लोग हैं भाई, अभी हमें ये पता चल रहा है किरण मलिक है लड़कियों में, शनेरा अकरम तो हमने ट्रेलर्स में देखी है, आयशा उमर है, आती जाती रहेंगी बीच में, हिना दिलपजीर है, और भी कोई मिसिंग एनीबॉडी? वो हमने सरप्राइज रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा सरप्राइजेस भी है माशाल्लाह। जॉन रैम्बो भी हैं, जॉन रैम्बो भी हैं बाय द वे। बहुत मजे का और बड़ा मेन रोल है भाई उनका। तो वो प्रमोशन पे जरा कम नजर आए ना, इसलिए आपने कुछ बात जान के छुपा के रखा है। उनकी शूट्स और चल रही थी, ये था तो नहीं, वो जियो का ड्रामा ही चल रहा था शायद, जो मैं भी कर रहा था एक ड्रामा, वो भी कर रहे थे। अब इतने लोग हैं, 28 लोग हैं, और बहुत सी चीजें आप ट्रेलर में नहीं भी दिखाना चाह रहे थे, यू वांटेड इट टू बी अ सरप्राइज। इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब ये आपने लिखी है, इतने लोग डाले हैं, What were you thinking when you were writing? कुछ मुल्क के ऐसे हालात थे या कुछ जिंदगी में हो रहा था, क्या हो रहा था? बट मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें, मसले, तो मुझे इवन नॉट हमारे मुल्क की बात नहीं है, बट दुनिया में जहाँ पे भी लोगों का एटीट्यूड क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, तो मुझे चीज़ें कुछ बॉदर करती हैं, मुझे कुछ लगता है कि, तो वो पॉइंटर्स थे जो मैं कहना चाहता था। तो वो मैंने बेसिकली, ये कहानी है हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें इस तरह के मसाइल हैं और बहुत से लोग रिलेट करेंगे, बहुत से मुल्क रिलेट करेंगे। इसमें जो हमने मुल्क दिखाया है वो एक इमेजिनरी मुल्क है, वो कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। नहीं, पाकिस्तान नहीं, बट शॉट इन पाकिस्तान। उसका नाम भी है, हमने शूट तो यहाँ की, बट नाम भी नहीं दिया हुआ हमने कुछ, बस एक मुल्क याद है वो इश्तियाक अहमद की क्या किताबें होती थी, उसमें उनका एक इमेजिनरी
जो मुल्क होता था मजहर कलीम की होती थी। उसमें जो है हमारा ये था, उसका फ्लैग भी, उसमें वाईफाई के सिग्नल्स हैं। तो डिड इट रिक्वायर एलैबोरेटेड सेट्स एज वेल to create that environment? जी Imaginary जो आप ट्रेलर और चीजें देख रहे हैं, उसमें जो जगहें हमने ली हैं वो सारे फ्यूचरिस्टिक टाइप है, वो सेट्स हैं सारे। फ्यूचरिस्टिक है थोड़ा सा, कुछ नहीं फ्यूचरिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक प्रेजेंट टाइम बट एक इमेजिनरी कंट्री। ये हर फिल्म का ऑब्वियसली पता में ये भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना भाई, इतनी महंगी फिल्म बनी है, इतने 100 करोड़ या इतने करोड़ की फिल्म बनी है। सो आपका कोई बजट था या आपका कोई बजट था दिमाग में? ये सवाल या हो जाए। आपने ने कहा नहीं फैसल भाई अभी यहाँ रुक जाए, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, आपने कहा नहीं अभी तो हमें और जरूरत है एंड वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, ऐसी कोई पंगा हुआ बीच में? देखिए हाउ वाज दिस प्रोसेस? फैसल हिमसेल्फ इज अ वेरी स्मार्ट गाय और इन्होंने खुद ही बोला था कि भाई 10 के ऊपर हमें इसको लॉक करना है। 10 पे हमने कैमरा क्लोज किया, 2 करोड़ हमें एडिटिंग पोस्ट इन सब चीज़ों में लगा है और ऑब्वियसली प्रमोशंस और डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा पैसा लगेगा, बट अगर आप पूछें कि फिल्म कितने में बनी है तो 12 करोड़ में बनी है। वंडरफुल एंड इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा आपको कमा के देगी ये फिल्म। तो मैं इसका मतलब है कि फवाद खान ने कम फीस मैं सोच रहा था ये अवॉइड करेंगे, मैं अवॉइड कर रहा हूं। जब बता रहे थे तो मैं आपको देख वो अमेरिकन है, मुझे टेंशन शुरू हो गई थी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तानी। मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि मैं भी खुद एक फॉरेन प्रोड्यूसर हूँ, राइट? और अगर आप एक इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, मेरे जैसे और भी लोग आएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को मिसलीड किया जाए कि 25 करोड़ की मूवी बनेगी, 50 करोड़ की। बट आपको पता है बॉलीवुड में ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शुरू दिन से डिस्कस होना शुरू हो जाता है। जितनी कम बजट में मूवी बन के जितना बड़ा बिजनेस करती है ऑब्वियसली वो उतनी ही कामयाब होती है। एक और सरप्राइज बॉम्ब फेंके आप। हाँ जी प्लीज आप बताइए। बहुत सारे फिल्म में मुस्तफा कुरैशी। अरे वाह You got every कुरैशी भी हैं मतलब कोई और फैसल कुरैशी भी हैं और फैसल कुरैशी भी हैं। अंदाजा करें आप, कराची वाले जी अंदाजा करें आप। अच्छा सो दैट्स और अली रहमान भी हैं। सोचे रहमान भी हैं, 28 है ना वो। मुनीबा मजारी भी हैं। मुनीबा मजारी भी हैं यार मेरी बात सुनिए। मुनीबा मजारी नहीं कोई इसमें सीक्वेंस ऐड हो सकता है बाद में हम दोनों को भी? हाँ मतलब अगर कोई जगह गुंजाइश है सर। आपको बुलाया था ना और आपने टाइम ही नहीं दिया, ये नहीं कर सकते। ऐसा हुआ था? ये नहीं हो सकता। आपको किसी चीज के लिए बुलाया था और आपने नहीं टाइम अच्छा दिया। दैट टू मी यस वो हुआ था, दैट वाज वेरी। वो अगली फिल्म में फिर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? नहीं अगली फिल्म में तो मैं हूँ नहीं, चाइना रिलीज के लिए हम आपको कह रहे हैं सीक्वल हो सकता है, कोई सीक्वल ये सोचेंगे। देखिए मैं इसलिए आइडिया दे रही हूँ कि हम अवेलेबल लिखनी है ना और इसी ने लिख रहा है। सोचेंगे इनको मैंने बनाई जो बनाइए, आपको लग जाएगा पता। अच्छा लेकिन आपकी इतनी बड़ी कास्ट में आप कितनी सजेशन ले सकते हैं बाकियों से, क्योंकि माशाल्लाह इतने बोलने वाले और इतने ओपिनियनेटेड लोग हैं आपके। हम थोड़े से स्टबन हुए थे, किसी भी सजेशन नहीं ली इन्होंने। सिर्फ एक बंदा था जो फोर्स कर रहा था सजेशंस, जो मेरे फर्देस्ट लेफ्ट पे बैठा है। अच्छा बिल्कुल हम पहुंच गए हैं उधर। मेरी आदत है, सारे प्रोसेस का हिस्सा भी था ना। हाँ वो तो शुरू से आया। मानी को मसला ये होता है कि कहता है एग्जैक्ट ना दो, मुझे थोड़ा सा जो है ना मार्जिन दो ताकि मैं सांस ले सकूं डायलॉग्स के बीच। एक्चुअली मुझे ये है कि मेरा इतना एक स्टाइल है और ये अभी से नहीं है, 2001 में जब मैं आया था, जिस ड्रामे से मैं आया था वो ड्रामा सारा इम्प्रोवाइज था, सब सेट है जो हमने किया था, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो उस तरह से हुई थी। लेकिन फैसल कुरैशी का हमने जब उल्टा सीधा किया था, जब भी वो हमें मार्जिन देते थे कि ये कर ले। नहीं इसमें ये था कि इसमें हर डायलॉग के मतलब थे दो, तो अगर कोई एक लफ्ज भी इधर उधर होता था तो मुझे तो ये मीनिंग चेंज होती थी, तो मैं रोकता था, मैं कहता था ये बगैर देखे मुझे पता होता था कि इसने लफ्ज गलत बोला और जिसने लिखा हो फिर वो चाहता है कि इस तरह उसकी डिलीवरी भी हो। जो लफ्ज गलत बोले गए थे वो डबिंग में ठीक किए गए। शफात ने अपनी लाइनें खुद लिखी हैं सोते हुए, और जब जागे तो वो फैसल की लाइनों पे काम करना पड़ा। देखो नहीं वैसे बड़ा मुश्किल है ना। आप देखिए कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसमें आपको कहीं ना कोई इम्प्रोव चाहिए होता है थोड़ा। ये कॉमेडियंस को लगता है कि इम्प्रोव चाहिए होता है। यार फैसल भाई ने इसको शार्प रखा हुआ था, इट वाज ऑन द डॉट। और मुझे लगता है, मुझे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉमेडी इस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन हुई फिर हुई। नहीं मैंने कॉमेडी है, इसको कह रहे हैं भाई दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू। इस दौरान 3-4 फिल्में की हैं और मैं इतनी एग्जैक्ट बनी हुई फिल्म नहीं देखी मैंने। मुझे लग रहा था ये शायद कुछ काटेंगे या फिर उन्होंने वाला मैंने कुछ काटा भी नहीं है, एक आध कोई शॉट किया, एक आध कोई चीज काट दी होगी थोड़ा सा। मुझे मैं ओसीडी हूं तो मुझे था कि एग्जैक्ट एक फ्रेम भी ऊपर ना हो 2 घंटे की फिल्म। नहीं तो आपने प्री प्रोडक्शन वो 2 घंटे करने के लिए मैंने हल्का सा उसकी तो प्री प्रोडक्शन टाइट होगी, सालों लगाए प्री प्रोडक्शन। जी जब तक ये फाइनेंसर नहीं मिल रहे थे ना, ये नहीं थे तो बंदा क्या करे, सेट बना रहा है, सब कुछ हो रहा है।
लेंस ये लगेगा तो हमारा, बल्कि मैं शुरू में हम प्लान कर रहे थे कि हम बाहर बहुत ज़्यादा शूट करें, बाहर एज इन मुल्क से बाहर जाके बहुत शूट करनी। तो जब मैं पेपर वर्क लेके जाता था बाहर किसी भी मुल्क, तो वो लोग देख के कहते थे कि इतना पेपर वर्क तो ये जो चाइनीज़ फिल्म मेकर्स आते हैं हमारे पास, ये आते हैं, कह रहा है कोई इतना नहीं डिटेल में करता। उनको लगता था काम बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो कम हो गया था काम, लेकिन वो लिखा हुआ और इतना ज़्यादा होता था कि उनको देख के लगता था कि पता नहीं इतना डिटेल। जितनी दफ़ा ये इन्होंने बाहर का प्लान बनाया उतनी दफ़ा डॉलर ऊपर गया है। ये हर दफ़ा इस सोचते थे कि यहाँ अभी वैसे आपने यही था, सारी पाकिस्तान में शूट नहीं किए, कुछ सीक्वेंस जी दो हमने, एक कुछ थाईलैंड में शूट किया था कुछ पार्ट, और एक इस्तांबुल में भी किया था। वंडरफुल। अच्छा शायान, कमिंग टू शायान नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली दौलत तो उधर से ही लगी हुई है, डॉलर और डॉलर तो पहले भी आपकी ये तो कह रहे होंगे, ये जब इन्वेस्ट करते हैं कहते हैं यार इतने डॉलर में डील हुई थी तो कम होता जा रहा है, बजट कम होता जा रहा है। नहीं, वैसे शायान की सजेशन ये थी कि जो अभी बजट चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो भी ये कहीं से अरेंज कह दिया, इलेक्शन करा दिया ना फिल्म में, इलेक्शन करा दिए फिल्म में इलेक्शन। लेकिन जब भी शायान कहती है पता नहीं ये भी बाहर से आए हैं ना, तो मेरे जहन में क्यों यूके वाला शायान भी आ जाता है। खुदा के उसको सोशल मीडिया तक ही रहने दो, इधर हम मुझे आप जानते हैं? नहीं जी, आप कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता वैसे, लेकिन बाद में पूछ लेंगे। नहीं वो मैं नहीं हूं, बाय द वे। चलिए खैर, जो नहीं जानता वो नहीं जानता। वो आप हो शायान से शायान वाली ही बात कर रहे हैं। तो पहली मूवी याद है आपको, कुछ साल पहले आप आए थे, एंड दैट वाज आल्सो योर फर्स्ट। यस यस, यू नो, उसमें भी आप थे और प्रोडक्शन थी आपकी। तो इतने साल गुजरे, इज दिस द राइट काइंड ऑफ मूवी फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर? क्योंकि आपने अपना पैसा भी लगाया, अब आपका नाम भी है, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ये दूसरे की गुंजाइश नहीं थी, गुंजाइश है। मतलब ये आपको लगता है कि जिस करियर पाथ पे आप चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी काफ़ी एक्सटेंसिव बातें हुई थी, ये सही है ये फिल्म आपके लिए? देखें ये लाइफ तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी तो हम बेस्ट चीज़ ढूंढें, बट देयर इज नो गारंटी इन लाइफ, राइट? तो There's no money back guarantee. There's no money. इसका नाम मनी बैक गारंटी है, आपको एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन मूवी में ये लेसन भी यही है, जो आप देखेंगे। अच्छा, ओके। तो आई थिंक दिस इज probably the best project that I could have found. अच्छा, That's what I would say. और मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं और मिकाल बहुत सारे डायरेक्टर से मिल चुके थे, बहुत सारी कहानियाँ। आई थिंक कुछ डायरेक्टर्स मेरे से अपसेट भी हैं कि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, सुनाइए आपको। बट मैं ये कहूँगा कि कोई कंटेंट जब आप बनाने जाते हैं, स्पेशली फिल्म, ये वर्ल्ड वाइड जाती है। True. अगर हम कोई इंडिया या हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बनाएंगे वो वैसी नहीं चलेगी। मुझे इस बात की ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई कि ये ओरिजिनल आइडिया था, यूनिक आइडिया था, हमारे लोगों से रिलेटेड आइडिया था, और उस वक्त भी रिलेटेबल था, आज भी जैसा कि फैसल ने बोला अनफॉर्चुनेटली रिलेटेबल है। 10 साल बाद भी होगा। 10 साल अल्लाह ना हो। भाई इतनी पुरानी शायरी कितनी रेलेवेंट है आजकल। नहीं, ये ऐसा टॉपिक है कि मेरी दुआ यही होगी कि हम चेंज हो। हाँ, हम चेंज हो, हम सबकी दुआ यही है। अच्छा फैसल भाई, जाहिर है हम आपका काम पर्टिकुलरली आपको जो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो काम किया, हम महसूस हुए, एंटरटेन हुए। आपने एक नई जो है एक नया जॉनरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है, जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखा सुना था। सो बीइंग एन एड फिल्म मेकर टू अ फिल्म मेकर, स्ट्रेस था या फिर आप यू वर कंफर्टेबल इन योर पोजीशन कि हाँ मैंने इतना किया हुआ है और लोगों को इतना एंटरटेन मेरे एड फिल्म से ही हुए हैं कि फिल्म से भी होंगे? नहीं, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी अगली चीज़ भी वैसी होगी जैसे पहले होती, लेकिन जब ये मैंने लिखा तो एक अजीब सा सुकून सा था थ्रू आउट। यानी कि शूट पे भी मैं परेशान नहीं था। मेरी पहले दिन पहला शूट थी, वसीम अकरम थे उस शूट में, और पहला शॉट जो मैं ले रहा था, बट मैं बड़े आराम से कर गया। और फिर अब तक यानी कि मुझे मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले रिलीज से परेशानी शुरू हो गई है, थोड़ी सी परेशानी हाँ हुई कि ये कि क्या होगा अगर लोगों को समझ ना आई यार ये वो हुआ तो, क्योंकि तो वो फिर मैंने जिससे भी पूछा उसने कहा ये नॉर्मल है, बट कह रहा है तुम्हें तो लेट हुआ है, हमें तो बहुत पहले से होना शुरू हो गया था। जो पुराने जिन्होंने पहले फिल्म्स की हैं, हाँ। वो सब कह रहे थे कि हमें तो बहुत पहले से टेंशन शुरू हो गई थी, तुम्हें बड़ी लेट हुई है। तो बस एक थोड़ा सा एक वो था, लेकिन बस फिर हमने कहा अल्लाह मालिक है, देखते हैं। हमने अपना बेस्ट कर दिया। फैसल, आप समझते हैं ये आपकी कंट्रीब्यूशन है टू दिस, क्योंकि अब फिल्में भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, बड़ी अच्छी भी बन रही हैं, नाम तो आपका है बट नॉट रियली इन द फिल्म यू नो सीन इन पाकिस्तान, सो दिस इज योर एंट्री
as a director, yes, director, producer, मैं ऐड करना चाहूँगा, फैसल कुरैशी जो है ना बेसिकली उनका एक सिग्नेचर है जो कि पाकिस्तान में हर बंदा अपना एक जॉनरा लेके चल रहा है, जो लोग मशहूर हैं अपने अपने काम में। तो फैसल कुरैशी का जो सिग्नेचर जो जॉनरा था ना, वो पहली दफ़ा आएगा फिल्म के ज़रिए। आप उसको कमर्शियल्स में देख चुके हैं, आप उसको स्किट्स में देख चुके हैं, ड्रामों में देख चुके हैं, ये पहली दफ़ा फिल्म में देखेंगे। तो एक नई तरह की एक गेम शुरू हो जाएगी कि एक नई तरह का डायरेक्टर मार्केट में आ जाएगा जो कि अपनी तरह का एक एंड लेट्स बी ऑनेस्ट क्यूरियोसिटी पीक कर चुकी है बिल्कुल। अब इतनी बातें कर रहे हैं के बाद आप जाएं और देखें, लेकिन यही मेहमानों को मना करें और जरा सारे ही चलते हैं, मेहमानों को लेके जाएं। लेकिन मैं सिनेमा से कर लें। स्टार इतनी बड़ी स्टार कास्ट मैनेज करना, लड़ाइयां भी हो जाती हैं, नखरे भी होते हैं, मना तो इन्होंने लिया। उसके बाद स्टार्स की डिमांड्स होती है ना कि ये खाना आप लोगों से ये 4 नहीं मैनेज हो रहे। इन्होंने हमें ब्रेक में अपनी डिमांड्स की इतनी लंबी फहरिस्त दे दी है कि इन्हें किसी को नाश्ते में बोंग खानी और किसी को हलवा पूरी। नाश्ता भी तो बड़े दिन बाद वापस आया है ना। किसी भी सीन में ना आपको फिल्म में 5-6 से कम लोग नहीं नजर आए। हाँ जी, 6-7 लोग हर सीन में ज्यादा लोग। मुझे लग रहा है कि एक स्टार ने टैंट्रम दिखाया होगा। आयशा उमर जहाँ भी आई और गई उन्होंने दिखाया होगा टैंट्रम। नहीं मेरे साथ सही नहीं मेरे साथ उनकी तबीयत या शायद आपके साथ सारों की रिलेशनशिप ऐसी है कि हाँ जी, मेरी पुरानी आयशा उमर के साथ भी बहुत पहले काम किया हुआ है, बहुत थिएटर में, बल्कि शुरू में ही मेरे ख्याल है उसका पहला शो ही हम ही लोग। अच्छा, हाउ अबाउट शनैरा अकरम? उर्दू बोली उन्होंने, क्या बोला? नहीं जी, उन्होंने बोली इंग्लिश ही है और क्या उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। हाँ, और जिस तरह वो मेहनत, मतलब वो बड़ा सोच के और वो कर रही थी शौक से चीज को ना, और लगी बहुत अच्छी। जबरदस्त, वो तो ट्रेलर्स में हमने देखा, बड़ी उनकी लुक और बहुत जबरदस्त आई। लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, आप कुछ फंसा हुआ है आपके अंदर? नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूं। आप एक ही चैनल के थे, म्यूजिक देखिए, कभी-कभार मूवीज इतनी अच्छी नहीं होती, म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि वो मूवी को बचा लेता है, ये भी होता है। खैर एनीवे, म्यूजिक कैसा है आपकी फिल्म? म्यूजिक हमने आज ही रिलीज किया फिल्म का। ओके, जबरदस्त। क्योंकि फैसल चाहते नहीं थे म्यूजिक रिलीज हो, क्योंकि वो आप ही के चैनल पे बजना शुरू हो जाएगा और फिर हर मौके पे बजेगा। हर कोई मुझे कह रहा था कि गाने जो होते हैं प्रमोशन के लिए अच्छे होते हैं, बट मैं जरा डिफरेंट देख रहा था इस फिल्म को। मैं कह रहा था इसकी थोड़ी वेस्टर्न हॉलीवुडिश फील आए मूवी की, लोग देखने जाएं तो उस तरह, और फिर उनको पता चले कि अच्छा इसमें गाने भी हैं, ये भी। तो गाने बैकग्राउंड में कोई गाने? नहीं, गाने हैं पिक्चराइज हुए हैं, बट उसमें ये है कि वो स्टोरी का पार्ट है बेसिकली गाने, तो वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और बड़े अहम पॉइंट पे आते हैं। अच्छा। और उसमें बातें जो खुलती हैं कहानी की गाने के अंदर, तो वो अगर मैंने शुरू में दे दी तो मुझे था कि वो सारा मुझे ये फिल्म रिलीज करने पे कैसे मान गई। कहते कि ये भी रोक लो। अच्छा, ये भी देखो ना, ये भी आप देखो कि फिल्म हर 5 मिनट बाद ना फिल्म एक स्टेप अप हो जाती है। तो अगर आपको एक स्टेप बता देते हैं तो आप जो है ना फिल्म का कहीं सस्पेंस तोड़ देते हैं। लिहाजा इस फिल्म में आपको यूं बैठ के देखनी पड़ेगी पूरी फिल्म। जहां आपने 3 मिनट का ब्रेक लिया और 2 घंटे कुछ गाने ऐसे, ये गाना कैसे आ गया इसके अंदर? अच्छा, ये गाना कैसे आ गया? और ये गाना ये तो गायब हो गया था गाना, और ये गाना तो हर वक्त बजता था पहले, और अब ये गाना गायब हो गया था और ये गाना फिर आ गया। कि हमने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, इनकी और फवाद खान की लड़ाई हुई थी। उसकी वजह ये थी कि फवाद को लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू दो फिल्म का आके, इन्होंने हमें सबको बोला अच्छा ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। क्या बोले, बात क्या करेंगे? क्या बोलते हैं जी इंटरव्यू में, आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा नाम शयान है। आप फिल्म में क्या कर रहे हैं? मैं अभी अमेरिका से आया। That's all, उतना ही अलाउड है, लिखा हुआ है। बता सकते हैं, उसका कुछ नहीं बता। इसके अलावा ये थोड़ी ट्रिकी थी है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत रेलेवेंट मूवी होगी आजकल की जो सिचुएशन है, हालात हैं पिछले और भी बहुत से मुल्कों में पिछले हमेशा से। नहीं, हाँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं अभी, तो मैं ये कहूँगा कि ये मूवी उनके लिए हर बंदे के लिए हर एंगल से ये सही जा रही है मूवी जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिलेटेबल है, ऑडियंस के लिए हर कोई अपने अपने उसमें इसको रिलेटेबल होगी। भाई ये तो हम और ज़्यादा सोल्ड होते जा रहे हैं, बिकॉज हम पहले ही शोज पे अपने बातें करते रहते हैं कि कितनी पॉलिटिसाइज्ड हमारी और वैसे आप हमारी शक्लों से भी पता लग जाता है ना एट टाइम्स कि हम कितने एक्साइटेड हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इसमें आई होप कि हमारी शक्लें हमारी जज्बात की तर्जुमानी भी कर रही हों कि वी एक्चुअली वांट टू गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड देन देयर इज समथिंग टू, देयर इज एन एंड देयर, देयर इज समथिंग टू टेक आउट ऑफ इट एज वेल। बंदा सोचता है कि देयर इज अ लॉट टू टेक आउट। एक्चुअली आप लोगों ने वो टीजर्स नहीं देखे जो हमने रिलीज किए हैं, बेसिकली थोड़ा सा आपको आइडिया होता, उससे
मूवी की क्या है, हम फिल्म देखेंगे और भरपूर आइडिया लेंगे और उसके बाद जो है ना अपने कल के शो में आपको बताएंगे कि आपको तो जाना ही है फिल्म देखने के लिए, ठीक है। एंड वी आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट आवर ओपिनियन। हाँ, वी आर वेरी ऑनेस्ट, कोई लगी लिपटी नहीं रखते। अच्छा जी, आप लोगों के लिए तो जरा 2-3 दिन जरा थोड़े से मुश्किल गुजरेंगे, नर्वस होता है ना बंदा, लेकिन इंशाल्लाह दिस फिल्म इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल एंड फॉर यू गाइस एज वेल। सो और इतने स्टार्स हैं कि कोई भी पिक एंड चूज कर लें अपने पसंदीदा, उनके लिए जाएंगे, उनके लिए चले जाएंगे। एवरीबॉडी इज इन इट। सो थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू शिफा, थैंक यू शायान, और इंशाल्लाह होपफुली इस तुम अगली दफा अपनी बोरियों के और मुंह खोल दो। हम इलेक्शन करवाएंगे जी। तो जी मूवी भी एंजॉय करें और ईद भी एंजॉय करें साथ साथ। और हम अगली दफा रोल ना मिस करना। ईद मुबारक। नहीं मैं थी नहीं ना, वरना मैं कर लेती रोल। ईद मुबारक। एंड ईद मुबारक एवरीबॉडी। ईद मुबारक एवरीबॉडी। ओके, सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। बड़ा मजा आ रहा है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब ईद आप लोगों के साथ गुजरती है, लेकिन एक वादा आपसे था कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर शो और वो टाइम आ गया है। आपको पता है ना, हम सारा साल इतने सालों से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों की आपसे मुलाकात कराते हैं और यही हमारे शो की भी खूबसूरती है कि हम बस अचीवर्स जो है ना उन्हें सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। वेरी ट्रू। और जब हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं ना, फिर हमारा दिल चाहता है कि हम बार बार उनसे बात करें। और अच्छा भाई, कौमी विमेन क्रिकेट टीम के लिए रवा बरस मिला जुला साल रहा। वैसे तो फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने 4 में से ऑल्दो 3 मैचेस हारा हुआ, लेकिन हमारी विमेन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस नजर आना शुरू हो गई। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और इस वक्त कौमी विमेन टीम की क़यादत निदा डार के हाथ में है। कप्तानी संभालने के बाद निदा डार की ये पहली ईद होगी। और जल्दी से आपको ये भी बता दें कि सितंबर और अक्टूबर में विमेंस टीम साउथ अफ्रीकन टीम की मेज़बानी करेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। और उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। निदा डार से कौमी विमेन टीम को बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं और वो ज़माना था ना, वो हो गया पुराना, जब लड़कियां सिर्फ यही कहती थीं कि ससुराल में हमारी पहली ईद है। अब लड़कियां ये भी कहती हैं कि ये कप्तान बनने के बाद हमारी पहली ईद है। बहुत आला आपने बात की है। निदा, क्या हाल है आपका? बहुत 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 ईद मुबारक आपको। अच्छा निदा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वैसे तो ईद है ही खुशी का दिन, लेकिन अब आप पाकिस्तान की कप्तान है तो खुशी दोबारा तो हो गई होगी, क्या ख्याल है? डेफिनेटली एक बड़े ऑनर की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है और ईद की खुशी की वजह से भी इसकी बड़ी खुशी है मुझे डेफिनेटली। और बस मेरा यही रोल है कि एज अ ऑलराउंडर, एज अ प्लेयर, जब मैंने पहले भी खेलती थी मैं पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश करती थी। अब एज अ लीडर भी इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान को जितनी हो मैं विंस दिलवाऊँ। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं ना निदा, इनके बड़े बिजी स्केड्यूल होते हैं, मतलब ईद बकरा ईद पे भी सीरीज़ चल रही होती हैं, तो आपकी यूजुअली ईद कैसे रहती है, या इतने सालों से आपकी ईदें कहाँ और कैसी गुजरी हैं? घर वालों के साथ भी गुजरी हैं या ज़्यादातर क्रिकेट खेलते गुजरी हैं? हाँ, बहुत मुश्किल से मिलता है फैमिली के साथ टाइम गुजारना, और स्पेशली ईद पे, क्योंकि हमारे अक्सर कैंप्स होते हैं, हमारे अक्सर टूर्स होते हैं। ईद भी पाकिस्तान में बहुत कम टाइम मिलता है हमें पाकिस्तान में मनाने की, लेकिन ये कि जब टाइम मिलता है तो बहुत इंजॉय करते हैं। सारी फैमिली आई होती है, सबको पता होता है जब मैं अगर पाकिस्तान में ईद मना रही हूँ तो सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह मिलने आ जाते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। हमारी सुबह की रूटीन होती है, हमने सवैयाँ खानी है जो कि हमारी फेवरेट है, और उसके बाद पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। ईदें देना बच्चों को और बड़ों को भी इवन ईदें देनी होती हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है हमारी तरफ। और फिर हर वक्त कश्मीरी और कश्मीरी ज़्यादा खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, तो बस खाते पीते हैं, बातें शातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। ईद हमारी इस तरह की गुजरती है। निदा, आपसे बात करके तो बिल्कुल लग रहा है कि ये हमारी ही ईद है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। और ऐसा भी लग रहा है कि अभी बस आपके पीछे किचन में हरीसा चढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल, ऑलमोस्ट खुशबू भी आ रही है। तो खाने का जिक्र करके आपने हमें बड़ा खुश किया है, क्योंकि हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही ईद होती है। अच्छा जी, आप पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। निदा, आपसे, आपको नई जिम्मेदारी ऐसे वक्त में मिली है जब हम देख रहे हैं कि टीम में तब्दीलियाँ आ रही हैं और नई लड़कियाँ जो हैं वो आ रही हैं, तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं कि किसी नई खिलाड़ी को फ्यूचर की निदा डार या बड़ा स्टार बनता हुआ आप देख रही हैं, कुछ ज़बरदस्त, हाँ तो किसी को आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये दिस इज समबडी टू वॉच आउट फॉर?
देखिए जी, टीम में चेंजेस आना बड़ा खुशाइंद होता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट टैलेंट आपको मिलता है तो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि चेंजेस अच्छी होती हैं टीम में। हाँ, वो चेंजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए टुवर्ड्स विनिंग की तरफ। और मुझे लगता है कि अब जो नई स्टार्स आ रही हैं, यंगस्टर्स जो जितनी भी आ रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ अब लोगों को पैदा हो गया है। स्पेशली लड़कियों में मैंने देखा है, उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का शौक़ है और बार बार पूछती भी है मुझसे कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, किस जगह से हम लोग आएँ। तो आई गेस ये जो यंग टैलेंट आ रहा है डोमेस्टिक की वजह से भी, और जो इंशाल्लाह आगे PSL भी होगा, इसके एग्जीबिशन मैचेस भी हुए हैं, इसकी वजह से और अवेयरनेस लोगों को पैदा हो गई है। तो हमें इस तरह के यंगस्टर्स मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो नदर डार से भी ऊपर जाएंगे। मुनीबा है, फातिमा सना है, तूबा हसन है, गुलाम फातिमा है, हमारी बहुत सारी ऐसी यंगस्टर्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। आयशा नसीम है पावर हिटर्स में, और मुझे लगता है कि ये ऐसी यंगस्टर्स ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो कि पाकिस्तान को बहुत सारी विंग्स दिलवा सकती है। वैसे निदा, जिन जिन के आपने नाम ले लिए हैं ना, उनकी तो आज ईद हो ही गई होगी कि आप समझ रही हैं कि दे हैव द राइट पोटेंशियल, सो दैट इज़ रियली गुड। अच्छा, अब ये बताइएगा, कुछ आपको पता है लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और आई थिंक क्रिटिसिज्म को ज़रा पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। अब काफ़ी साल हो गए हैं हमारी लड़कियों को क्रिकेट खेलते हुए, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले हुए, इन्वेस्टमेंट भी होती है, सहूलियात भी मिल रही हैं, मैचेस भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा टाइटल निदा हमारे हाथ नहीं आया है। तो इसकी कोई एक वजह है या बस लक ने साथ नहीं दिया? आपके ख्याल में क्या वजह रही? जी, हमें मैचेस मिलते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। गेस 4-5 सालों से हमें सीरीज़ बैक टू बैक मिलना शुरू हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लैग कर रहे हैं अपने एक्सपोजर पे। अगर हमें मैचेस अगेंस्ट गुड टीम्स मिलें तो आई गेस ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और डेफिनेटली अगर हमारे पास लीग्स अगर आना शुरू हो जाएं पाकिस्तान में भी, और लड़कियां बाहर खेलना शुरू हो जाएं, तो काफ़ी एक्सपोजर मिलने के बाद ये अब हमें, मुझे लगता है कि इस तरह के टाइटल्स मिलते हैं क्योंकि टीम्स बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई हुई हैं और T20 में स्पेशली बहुत ऊपर जा चुकी हैं क्योंकि जितने भी बाहर की जो लड़कियाँ वो ज़्यादातर लीग क्रिकेट खेलती हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है। आई गेस हमें भी हमें पोटेंशियल है, हम लोगों में स्किल्स हैं, सिर्फ एक्सपोजर की थोड़ी सी कमी है। वो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारी भी लीग स्टार्ट होंगी, हमें भी इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा तो हम ज़रूर बड़े टाइटल्स जीतेंगे। जबरदस्त। अच्छा, चलें, होपफुली इंशाल्लाह और थोड़े टाइम बाद बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल, मतलब वी आर होपिंग। और अभी भी अगर देखा जाए तो क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट पाकिस्तान में इज स्टिल यंग इन द सेंस उसको वो अटेंशन, वो रिसोर्सेज उस तरह नहीं मिले, तो वी हैव टू इवॉल्व अ लॉट। लेकिन निदा जैसे लोग हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। निदा, अभी तो अब ईद की छुट्टियां हैं, तो इसके बाद आपका क्या स्केड्यूल है ये हम जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे क्या टारगेट्स हैं जो आपने अपने लिए सेट किए हैं? ईद के बाद हमारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मैचेस होंगे वहाँ पाकिस्तान में ही, और उसके बाद सितंबर में साउथ अफ्रीका आ रही है, फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है, फिर न्यूजीलैंड जाना है। तो बैक टू बैक हमारे मैचेस हैं, सीरीज़ भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। और जितने भी आगे मैचेस होंगे उसकी हमारी कोशिश ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अभी हमारे कोचेस भी चेंज हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से मीटिंग करके तो हम आगे का भी प्लान करेंगे। मेरा अपना जो पर्सनल गोल ये है कि मैं एज अ लीडर अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलूँ, एक यूनिट बना के, और जो हमारे एम्स हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम उसको लेके चलें और उसमें हम पाकिस्तान का जितना नाम हो रोशन कर सकें इंशाल्लाह। एंड गुड लक। और जिम्मेदारी होती है, आपको पता है, कप्तानी की, लेकिन आई एम श्योर एंड वी होप एंड प्रे कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। एंड ईद मुबारक भी करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा सा यकीन सा भी है। निदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। क्योंकि निदा की अचीवमेंट्स, मतलब मैं हमेशा जब भी आपकी अचीवमेंट्स देखती हूँ ना निदा, अब हमारे साथ खैर नहीं है फिलहाल, लेकिन तो लगता है कि दिस इज कमेंडेबल। बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा ही हो गया इनफैक्ट कि हमारे शो में ज़रा म्यूजिकल फ्लेवर नहीं आया। तो रमज़ान चल रहा था। हाँ, रमज़ान और रमज़ान से पहले भी आएगा, क्योंकि मुल्की सियासत में नॉट सो हल्की फुल्की ठीक ठाक किस्म की मौसीकी इतनी ज़्यादा है कि हम उसी में इतने कंज्यूम्ड और बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिलता था। अभी आपने मुल्की सियासत का ना, मुझे टेंशन होगी नहीं, आज हम नहीं कोई सियासी बात कर सकते। अच्छा भाई, बताना आपको ये कि गुज़श्ता कुछ सालों में ऐसे बहुत से गुलकार सामने आए हैं जिन्होंने पुराने गाने रीमेक करने के बजाय फ्रेश काम किया, ओरिजिनल काम किया और अपना एक सिग्नेचर स्टाइल सामने लेके आए हैं, और इन्हीं में से एक हैं RFK।
RFB. Also Risham Faiz Bhutta. So she likes to be known as RFB. She has been a part of our show before. पहले भी आ चुकी हैं, ज़बरदस्त गाती हैं और ज़रा न्यू एज आई वुड से उनका म्यूज़िक है, यंग लॉट में बहुत ही मकबूल हैं एंड शी इज़ विद अस टुडे. सो रिशम से बात करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम रिशम, कैसी हैं? ईद मुबारक, होप यू वेल. आपकी ईद आपके घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छी अभी तो शुरू हुई है गुजरना, लेकिन क्या ईद वाला दिन भी रिश्तेदारों की, दोस्तों की ये फरमाइश होती है जैसे ही लंच पे बैठे, डिनर पे बैठे, चाय पे बैठे कि जरा गाना तो सुना दो आज? ईद मुबारक आप दोनों को भी और आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है. मज़े की बात ये है कि ये बचपन से हो रहा है मेरे साथ, तो अब अगर किसी ईद पे ये ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता. ऐसी आदत हो चुकी है इस चीज़ की. और मतलब छोटी होती थी तो सारे डाइनिंग टेबल पर बिठा देते थे कि चलो अब वो टाइम आ गया कि रिशम हमें गाना सुनाएगी. और फिर भरी हुई जब टीनेज में आई तो मैं तंग भी आती थी, गुस्सा भी करती थी कि नहीं गाना मैंने, क्या मसला है. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट सो मच. अब तो ईद उसके बगैर मज़ा ही नहीं आता, मुझे भी नहीं आता. मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने गाना सुनाना है. देखिए ये भी कितने ख़ानदान की, फैमिली की, पेरेंट्स की एक चालाकी होती है कि वो उस चीज़ में इतना आपको घुसा दिया कि माशाल्लाह अब वो आपका करियर, आपका नाम बन चुका है उस चीज़ में और कॉन्फिडेंस कितना आता है. एनकरेजमेंट मिलती है. बिल्कुल. वैसे जो बचपन की महफिलें होती हैं, ये पूछना था आपसे, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में कितनी मददगार साबित होती हैं, स्टेज फ्राइट खत्म करने में? यार आई थिंक दिस इज़ एवरीथिंग. ये आपकी ना वो फाउंडेशन सेट करता है क्योंकि देखिए जो आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस होती है ना ऑडियंस के सामने, वो ऑडियंस आपकी फैमिली होती है. True. अब मेरी जो नीस है वो 3 साल की है और वो जब भी कोई डांस परफॉर्मेंस या गाना गाती है ना तो हम क्लैप करने लग जाते हैं, हम उसको इनकरेज करते हैं, तो वो और फिर उसको ज़्यादा एनर्जी से परफॉर्म करती है. और अगर हम ना करें तो उसको लगता है कि यार इनको अच्छा नहीं लगा और उसका कॉन्फिडेंस शैटर. तो मेरे साथ आई थिंक आई हैव बीन लकी कि जितना हम लोग वो परफॉर्मेंस और कभी डांस कर रहे हैं, कभी एक्टिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई गाना तैयार करके 2 कज़न्स आपस में कि सबको सुनाना है, इस ईद पे हम सुनाएंगे ये गाना, दोनों तैयार करके, और फिर पूरी फैमिली आपको इनकरेज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, वो दैट इज़ योर फर्स्ट ऑडियंस. और उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसकी बेसिस पे यू देन आप ऊंची छलांग, जंप हायर. अच्छा रिशम ये बताएं कि कोई ऐसा गाना था आपकी फैमिली में जो कि मतलब वो तो होता ही होता था कि आपको लोग रिक्वेस्ट करते थे, आपके फैमिली मेंबर्स, और जो भी गैदरिंग्स आपकी फैमिली में होती थी कि वो तो गाना आपने गाना ही गाना है, तो कोई ऐसा प्लीज हमारे साथ शेयर करें ना. जैसे एक गाना जो मेरे से हमेशा सुनते थे. हाँ ये आप कह रहे हैं. बिल्कुल. आज जाने की जिद ना करो. हाँ ये तो बड़ी बहुत ही तो अगर हम जिद करें और हम कहें कि आप सुना दें, समझे कि आपका खानदान है सामने और बस आप यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू सिंग. क्यों नहीं जरूर. थोड़ा सा उसका पोर्शन. तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो.
ब्यूटीफुल। मेरे जहन में ना एक विजुअल आया जब आपने कहा ना हाय मर जाएंगे लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो कि वजीर खजाना टेलीविजन स्क्रीन पे और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। ओके प्लीज इसको पर्सनली ना लेना रिशम, बिकॉज अब्दुल्ला कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट। तो यही होगा, बट आई कैन इमेजिन कि आप अपनी फैमिली के लिए गाती होंगी तो बड़ा माहौल सेट हो जाता होगा। रिशम स्टे विद अस। ईद मुबारक टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। रिशम फैज भुट्टा RFP इज विद अस फ्रॉम लाहौर और ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने गाना गाया है जो कि इट्स वेरी क्लोज टू हर फैमिली एज वेल। हमें अच्छा लगा, अब लगता है कि हम सारे मिलके ही ईद मना रहे हैं। रिशम जल्दी से ये बता दें कि हाउ इज़ योर सिंगिंग करियर कमिंग अलॉन्ग? द लास्ट टाइम वी स्पोक यू वर राइटिंग हाई, ज़बरदस्त आपका एक गाना आया हुआ था, वी लव्ड द वीडियो एज वेल। अब बताएं क्या हो रहा है? अच्छा मज़े की बात, अब आज विच इज़ ईद के सेकेंड डे पे द फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो ऑफ माई रीसेंट एल्बम इज़ रिलीजिंग। तो मैंने एक नई एल्बम पार्ट 2 रिलीज़ की थी, रिलीज़ की थी रमज़ान से पहले, और अब उसकी क्योंकि रमज़ान में हमने थोड़ा सा पॉज लिया और अब उसकी पहली म्यूज़िक वीडियो जो है वो सेकेंड डे ऑफ ईद पे रिलीज़ हो रही है। How lovely is very that? excited and very happy to share this news. Yes. तो कितनी मुख्तलिफ है ये दूसरी एल्बम पहली से, एंड हाउ वुड यू डिफाइन योर जॉनरा? अगर आपने आपको किसी जॉनरा में आप फिट करती हैं या फिर फ्री फ्लोट करती हैं? आई थिंक मेरा जो बेसिक जैसे बेस लाइन है ना वो म्यूज़िक की आई वुड से कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोक कल्चर एंड पंजाबी कल्चर, पंजाबी वोकल्स, दैट यू नो वोकल स्ट्रेंथ जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन जो हमारी सिंगर्स हैं, पाकिस्तानी जितनी भी फीमेल सिंगर्स हैं उनकी एक बात है कि दे हैव दिस स्ट्रेंथ इन देयर वोकल, दे हैव दिस, वो जो चीज़ है ना उसको आई थिंक मैंने उसमें हाईलाइट किया है क्योंकि मेरी आवाज़ भी उस कैटेगरी में फॉल करती है। उसको आई ट्राई टू मर्ज इट विद द न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक। Wow, so it's nice. a combination of both. Yes, it's a combination of electronic music with Punjabi vocals. तो ये एल्बम मुझे लगता है कि it's transparently me, क्योंकि इससे पहले जितने भी मेरे गाने थे वो बहुत एक्सपेरिमेंटल थे, वो इधर उधर से थोड़े से इन्फ्लुएंस भी थे, कुछ आइडियाज़ इंस्पिरेशंस थी, बट ये एल्बम इट्स जस्ट ट्रांसपेरेंटली मी और दिस इज लाइक अ ओपन डायरी टू द वर्ल्ड। और जो सारे लिरिक्स हैं वो मेरी लाइफ के अपने इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं। ये इस तरह अपना दिल निकाल के रख देना एंड देन फॉर पीपल टू जज वेदर दे लाइक इट और नॉट। मैंने यस तो हम जरा दुनिया के सामने अपना खोल दिया है। जबरदस्त जबरदस्त। चाहेंगे कि आप इस पंजाबी, अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है या कुछ लिरिक्स जो आपके दिल के, भी आप अगर गाना चाहें, बात कर रहे हैं, अपना पंजाबी है ना इनका ये नया एल्बम जो है, सो प्लीज हमें सुनाएं जरा, दिल चाह रहा है कोई अच्छा पंजाबी गाना सुनने का। फ्रॉम द लेटेस्ट एल्बम? यस सर्टेनली। मुंह बंद अखां खोल तू ए आम पिया, दिल वड्डा खोल गिनदार रुपया, रूह नाल तोलदा तू पैसा, वाजा टोल पिछे तेन दा, शौक दा मुल तू फर सुटिया, दिल वड्डा तू कर सुने, भुल जा तू दुनिया दी गल्लां कर बेके ख्वाबां नू बुनदा, अखां खोल वे पिया। वाह, so, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो कॉम्पोजिशन कौन करता है? हाँ, और लिखती तो आप खुद हैं? मैं सब खुद करती हूँ। अच्छा, यानी इतना आपकी रग रग में म्यूजिक है। बोथ। तो आपने सीखा ऐसे रचा हुआ है। लिखा भी मैंने खुद है और सीखा आपने, मौसीकी सीखी आपने, तरबियत ली इसकी बाकायदा? नहीं कभी नहीं। इरादा है? एक्चुअली एक दो बार मुझे एक दो मेरे उस्ताद रहे हैं, एक तो हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनने मुझे थोड़ा सा जो जैसे कहते हैं ना इन ट्यून, जैसे आवाज़ को कि हाँ ये जो तुम्हारी इधर उधर जा रही है ना इसको मैं पकड़ के ज़रा एक सीधी रोड पे डाल देता हूँ, वो उनने मुझे बेसिक जो है वो स्ट्रक्चराइज कर दिया मेरी आवाज़ को।
उसके बाद मैंने जितने भी उस्तादों के साथ म्यूज़िक करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूं, अपनी आवाज़ की खसूसियत को खुद पहचानूं, अपनी हाईज़, अपनी लोज़, अपनी कहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, कैसे ग्रो कर सकती है, किधर मैं उसको लेके जा सकती हूँ। तो मुझे उसको खुद इतना एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ था कि खुद ढूंढूं मैं, कि मुझे किसी और का इम्प्रेशन उस जर्नी में चाहिए नहीं था। तो रेशम, इट वुड बी राइट टू से दैट अच्छा होगा आपका जो भी अभी तक करियर पाथ रहा है, यू हैव डन इट योर वे, दैट वुड बी द राइट थिंग टू से। Yes. Lovely. We want to know about your musical influences और उसमें से कुछ सुना दें हमें। म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस तो बहुत हैं, काफ़ी हैं। पाकिस्तानी सबसे पाकिस्तानी क्या सुनाया जाए, सोचने दें, मेरा टाइम चाहिए। कोई हैपनिंग सा, कोई ईद टाइप, कोई फेस्टिव, कोई हैप्पी मूड हो जाए। मज़े की बात यह है कि जो मेरा गाना है चुन्नी, वो असल में एक टप्पा है पंजाबी। ओह वाह, ओह नाइस। अब लोगों को किस तरह समझाएं कि टप्पे क्या होते हैं? वो शादियों पे गाया जाता है, पंजाबी कल्चर का हिस्सा है जी, हमें तो पता है। शादियों पे वैसे कह रही थी। अब मेरा ख्याल है गा के समझाया जा सकता है, सबसे अच्छा ये है। मैं गा के सुना देती हूँ। और उसकी स्टोरी थोड़ी सी ये है कि मेरी जो फैमिली में जब भी शादी होती थी या शादियाँ होती थी, तो हम हमेशा ढोलकी पे वो गाना गाते थे सब मिलके। तो दैट्स हाउ आई वांटेड टू मेक दैट सॉन्ग। और वो गाना है चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरिया दा मान पिया टुटदा। हो चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरिया दा मान पिया टुटदा। हो गोरी विचों विचों हसे गले दिल दी ना दसे, नवे चवा दिया अखां च खुमारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। वाह, ये एक्चुअली सुना लगा मुझे। दिया आइया सानू देन वधाइयां सैया सारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। जबरदस्त RFB आपने वाकई, हम इमेजिन कर सकते हैं कि आपके खानदान की शादियों पे कितना माहौल सेट हो जाता होगा। पुराने जमाने की शदीद ठंड वाली लाहौरी वेडिंग्स याद आ रही हैं। हाँ, बिकॉज़ ये टप्पे तो बड़े जमीन पे बैठ के ढोलक बजा के सब ये गाने गाया करते थे। लवली रेशम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब तो ये डांस फ्लोर आ गए ना, सारा माहौल खराब कर दिया। हम जरूर आपसे और गाने सुनते हैं क्योंकि आपको शौक भी है, हमें सुनने का शौक है, तो बड़ा अच्छा हमारा जमती बात। लेकिन we are short on time. Thank you so much for being with us. We know कि ईद का दिन है, तो आपने भी अपनी घर वाली महफिल भी सजानी है ना, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका वेट कर रहे होंगे। That's right. That's so kind of you. Thank you guys. Thank you for having me. Thank you, Rishabh. Time for us. और आज तो वैसे भी वो वाली ईद है ना, जब आप लिपट कर ईद मुबारक कहते हैं दूसरे को। बड़ा ही अच्छा आपने लपेटा है। लेकिन चूंकि हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं, तो हुआ ये है कि इफ्तारियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही थी, और अब ईद आई है तो हम वो बिल्कुल ही मतलब कि ओपन हाउस हो गया कि कुछ भी मिले तो खा लो, और चीज़ें इतनी टेम्पटिंग है कि कुछ ओवर ईटिंग भी हो जाती है। बिल्कुल ओवर ईटिंग होती है, और एकदम से सॉर्ट ऑफ फास्टिंग में होते हैं आप। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे तो अब साइंस ने प्रूव कर दिया है, हमारे दीन ने तो कब से बता दिया था, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इससे बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल हो ही नहीं सकता, तो एकदम वैसे तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब और लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है बहुत ज्यादा, वैसे 2-3 दिन तो दिल चाहते हैं एकदम से, ब्रेकफास्ट इज बैक। So I love breakfast, by the way. That is the best. मेरा most favorite meal of the day breakfast. So आपने किस तरह से अपने आप को, अपनी बॉडी को जरा एकदम शॉक पे नहीं देना ना। हाँ। अपनी बॉडी को जरा नॉर्मलाइज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। वैसे तो ईद पे आपको पता है परहेज वगैरह कब होता है, लेकिन बेहतर ये है कि ईद के दिनों में भी एतदाल बरतें। बड़ी ईद पे तो वैसे बहुत ही लोग अस्पताल दाखिल होते हैं, लेकिन छोटी ईद पे भी कुछ केसेस आ जाते हैं, और इसी सिलसिले में बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस है हमारे साथ। अच्छा,
ये हिना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हिना, आपको हम ने दावत इसलिए भी दी है बिकॉज हर साल हम ज़रूर किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात इसलिए करते हैं क्योंकि भूल जाता है ना इंसान के किस तरह आगे चलना था, क्या खाना था, क्या नहीं पीना, और ख़ासतौर पे मौसम भी बदल रहा है, साथ साथ आपको पता है गर्मियाँ भी आती जा रही हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको ऑब्वियसली हमने ईद मुबारक कर दिया। इस ईद की ऑब्वियसली खुशी अलग होती है, लेकिन एक माह के रोज़ों के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, जैसे कि द बॉडी चेंजेस एज वेल। तो हमारी बॉडी में क्या ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कि बाकी 11 महीने के मामूल से बिल्कुल अलग होती हैं? पहले तो ये समझा दें ताकि हम अपना भी ज़रा माइंड मेकअप करें। एक माह के रोज़े रखने के बाद हमारा जिस्म उस पूरे इस माह में क्लीन हो जाता है अंदर से, क्योंकि रोज़ा हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग सिखाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना है कि पूरी दुनिया में फेमस है, अपने आप को क्लेंस करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए, सेल टर्नओवर के लिए। तो रोज़ा एक्चुअली हमें यही तर्ज़ ज़िंदगी सिखाता है। इस वजह से जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन हो जाती है। ये बहुत मेजर फ़र्क है रोज़ा रखने से। अच्छा, अब ये बताइए, बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा होते हैं और फास्टिंग के आपको पता है ये फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। वैसे तो रमज़ान भर हमने पकौड़े समोसे खाए हैं, कुछ लोगों ने ज़रा ज़्यादा खाए हैं, कुछ ने कम खाए हैं, लेकिन रोज़े के दौरान अगर हमारा जिस्म एक रूटीन अपडेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसके बाद अचानक खाना पीना शुरू कर दें, या हमारा जिस्म इसका आदि है या कुछ रिएक्ट कर सकता है? मुझे इतनी मासूम बात लग रही है कि अब्दुल्ला इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या हम खाना क्या हम उसके बाद हलवा पूरी खा सकते हैं? भाई खाओ, कौन सा रुके हो, बट एनीवे। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अचानक ईद पे हम उन औकात में खाना खाना शुरू कर देते हैं जिस वक्त हमने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो जिस्म रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। ईद सेलिब्रेशन के लिए होती है, सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहें और अपनी ज़िंदगी को और मुसीबत में डाल दें। हमें सोच समझ के एतदाल के साथ खाना चाहिए, और क्योंकि हमने पूरा एक महीना एक हेल्दी प्रैक्टिस करी है तो उसको ईद में भी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना चाहिए और आने वाली ज़िंदगी में भी कंटिन्यू रखना चाहिए ना। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ना की तरफ से थी ना, ये अब्दुल्ला आपके लिए थी, क्योंकि अभी आप बता रही हैं। क्या पूछना चाहती हैं? पूछें। अच्छा, पूछना मैंने ये है, और ये भी एक वो मासूमाना सवाल टाइप ही बन गया है कि आपको पता है ना कि इस ईद पे खास तौर पे देखिए हमारे सामने चीज़ क्या पड़ी हुई है, तो इट्स ऑल अबाउट मीठा। हर फॉर्म में इंसान मीठा ही मीठा खा रहा होता है, तो कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है मीठे का? भाई वाह, थैंक यू। बिल्कुल नुकसान है। इस ईद पे शुरुआत ही सुबह मीठे से होती है। बिल्कुल खाएं, सुन्नत नबवी है और हमें मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। इफ्तार भी तो हम खजूर से करते हैं ना, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में करते हैं। लेकिन टू मच किसी भी चीज़ को जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। ईद पे तो हॉस्पिटल्स भी बंद होते हैं और डॉक्टर्स भी ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि शुगर हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा होता है, और घर में जो कि बुज़ुर्ग इंसान है या और घर के अफराद, उनका जी मचल रहा होता है, तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो इस वक्त ऑब्वियसली ये सिचुएशंस हम सब के घरों में पेश आ रही होती हैं। तो एतदाल से खाना चाहिए, और वाकई ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। ओके, आई होप कि सारी एडवाइस जो दी थी ना हिना ने, ये सारों ने याद कर ली हो, बिकॉज अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया है, तो अब सिलसिला शुरू हो गया है। टेक इट ईजी, खाना पीना तो चलता ही रहेगा। और अब्दुल्ला आप कह रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रखनी चाहिए। अभी तो आपकी बॉडी को आदत है, अभी तो आप ऑफिस भी जाते हैं, सारे काम करते हैं। अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे। बिल्कुल, वो पॉजिटिविटी वो चेक कर ही ली ना पूरा महीना, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू विद इट। बॉडी को आप लिटरली, आपका सिस्टम पूरा ओवरऑल होता है, इसलिए अपने अगर ओवरऑल हो ही गया है ना, जब आप गाड़ी नई धुलवा के लाते हैं या अंदर से पूरी सर्विस करा के लाते हैं, तो आपका दिल नहीं करता ना कि उसके ऊपर स्क्रैच पड़े या मट्टी आए। उसको कितनी देर तक स्ट्रेच किया जा सकता है और मेंटेन और एक्चुअली कर भी सकते हैं इफ यू आर अ लिटिल केयरफुल। तो सेम थिंग goes with body and nutrition and health. Yes. So that is it for today. We had a great time being with you once again and hope you had fun watching us as well. और कल भी हम साथ होंगे by the way, और परसों भी हमारा साथ। तो हम आपसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ईद मुबारक। ईद मुबारक। See you.